आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीद बिक्री वर्ड ऑफ माउथ से भी होती थी और खरीदने वाले मुंह जवानी ही सौदे किया करते थे, लेकिन अब ये सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है और इंटरनेट पर आज सबकी पहुंच है। सवाल ये है कि कोविड-19 की वजह से आज के बदले हुए माहौल में शेयर बाजार हमारी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना सूटेबल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल जैन और शेयर बाजार एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। जैन साहब, हमारे देश की इकोनॉमी के ग्रोथ का रास्ता क्या शेयर मार्केट के बीच में से होकर गुजरता है? आप इसे कैसे समझाएंगे? आपने पूछा मुझसे क्या देश की ग्रोथ का रास्ता शेयर मार्केट के जरिए जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, डेफिनेटली जाता है। आप सोचिए, जब आप शेयर मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें लार्ज कैप कंपनीज को देखते हैं जो निफ्टी इंडेक्स का पार्ट होता है। मीडियम कैप कंपनीज भी होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज भी होती हैं। अब जब उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट किस ग्राउंड पे आता है? आपकी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे गवर्न हो रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही होती है, क्या टैक्सेशन स्टिमुलस दे रही होती है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज ग्रोथ इकोनॉमी को देने के लिए अनाउंस्ड किया। अब इस तरह की सारी सिचुएशन जब आप देखते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है या इवन विद इन इंडिया जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लाके उन कंपनीज में लगाते हैं। जब कंपनीज में लगाते हैं तो कंपनी नया ग्रोथ या तो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाएगी या नए बिजनेस को डेवलप करेगी। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाए या नया बिजनेस ग्रोथ करे, वो दोनों आपके देश की इकोनॉमी को ग्रो करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो अल्टीमेटली आप क्या देखते हैं? क्या ये शेयर मार्केट के जरिए जाता है? जो आपने मुझसे पूछा, इंडिकेशन क्लियर है, शेयर मार्केट के जरिए जाता है। जब एफआईआई आके पैसा लगाए किसी कंपनी में तो इंडिकेशंस क्या होता है कि इस कंपनी की ग्रोथ तय है, तभी आप उसमें पैसा लगा रहे हैं। देखिए, आपको 2-3 एग्जाम्पल दूं, आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। वॉरेन बफेट, उनने शेयर मार्केट से ही पैसा कमाया। राकेश झुनझुनवाला, ये नाम है जो कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं किस कंपनीज में फ्यूचर ग्रोथ है, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उन कंपनीज की ग्रोथ होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये कंपनी आगे बढ़ रही है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूं, क्या वो शेयर मार्केट के जरिए जाता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको वो इंडिकेशंस मिल रहे होते हैं। निफ्टी जब बढ़ रहा होता है तो वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हमारी इकोनॉमी आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्गर होने वाली है। रवि सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते वक्त कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप सोने में निवेश करें तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश करें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, या फिर म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करने पे बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन आप ज़रूरत के हिसाब से आप समझिए कि आपको निवेश कहाँ करना है और किस में कितना रिटर्न मिलेगा। आप इसको आप चेक कर सकते हैं, यानी कि आप हिस्टोरिकली ये देख सकते हैं कि आपको आने वाले समय में किस में रिटर्न मिल सकता है और किस में पिछले समय में रिटर्न मिला है। तो अगर आप यहाँ पर एफडी या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के निवेश की बात करें तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जो म्यूचुअल फंड का निवेश है वो आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आप अगर यहाँ पर टैक्स बेनिफिट या फिर
लंबे समय के निवेशक हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप बैंक में जो एफडी पे रिटर्न आ रहा है आप उस पे निवेश कर सकते हैं, यानी कि आपको जो इस समय निवेश के हिसाब से 5-5.5% का रिटर्न मिल रहा है एफडी पे, वो आप यहां पर गेन कर सकते हैं। या फिर आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को डायरेक्टली परचेस करके आप निवेश कर सकते हैं। जैन साहब, आप बहुत अच्छी चीज़ें हमें बता रहे हैं, हमारे नाजरीन के लिए बता रहे हैं। मैं आगे जानना चाहूँगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट किसे कहते हैं और आप इसे कैसे आम आदमी के नज़रिए से समझाएंगे? आपने वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, शेयर मार्केट में तो क्वाइट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये एक इंटरमीडियरी है जो एक प्लेटफॉर्म आपको देते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बायर एंड सेलर दोनों आते हैं, सेल परचेज ऑफ शेयर्स करते हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन ट्रांसपेरेंट है, नोन है बायर एंड सेलर को। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो आप सेल परचेज कर रहे होते हैं वहां गुड्स की डिलीवरी, प्राइस पेमेंट इंश्योर किया जाता है, एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म द बायर एंड सेलर बोथ गेट कॉन्फिडेंस for purchasing and selling with transparent policy. So exchange traded market का मतलब ये हुआ इंटरमीडियरी जो वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है बायर एंड सेलर को एक साथ आने के लिए और सेल परचेज with transparent terms and condition. So these are the example of exchange traded market. रवि सिंह साहब, ये SIP क्या है और इसमें कौन कौन से चीज़ें या ऐसे कंपोनेंट शामिल होते हैं? SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इससे ही ये समझ में आता है कि आप जब भी शेयर मार्केट में आपके लिए आप निवेश करने जा रहे हैं तो एक जो सुविधा है वो SIP की है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि किन शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए तो आप इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि कोई भी बैंक, यानी कि चाहे वो ICICI बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो या ब्रोकिंग हाउसेस, वो फंड के तरीके से प्रोवाइड करते हैं और आप इसमें 500 रुपये मिनिमम से निवेश कर सकते हैं। अब आपकी जितनी सेविंग होती है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि आप हर महीने आप कुछ ना कुछ निवेश, यानी चाहे 500 रुपये का निवेश हो या 5 लाख रुपए का या 5 करोड़ रुपए का, आप एक निवेश की लिमिट जो है वो तय कर सकते हैं। उसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप किस में करेंगे, यानी आप लार्ज कैप में करेंगे, स्मॉल कैप में करेंगे या फिर मिड कैप में करेंगे। जो लार्ज कैप हैं वो निफ्टी के 50 स्टॉक्स या फिर लगभग जो एक्सचेंज है उसमें 100 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे शेयर जो लिस्टेड है उनमें ज़्यादा होता है। तो आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं या फिर मिड कैप में निवेश कर सकते हैं या स्मॉल कैप का आप SIP कर सकते हैं। और ये ऐसी सुविधा है जिसमें कि आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, बल्कि एक जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को यहाँ पर मैनेज करता है। जैन साहब, शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर के लिए डीमैट अकाउंट खोलना कितना जरूरी है? आपने ये पूछा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा हम शेयर मार्केट में सेल परचेज कैसे करते हैं। जब आप नॉर्मल किसी मार्केट में जाएं, कपड़े के मार्केट में जाइए या वेजिटेबल ग्रोसरी के मार्केट में जाइए, आप डायरेक्टली सेल परचेज कर सकते हैं। बट शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह जरूरी है कि आपको अपना एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप सेल परचेज करेंगे और जो आप सेल परचेज करेंगे, आपने जैसे परचेज किया तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा, और सेल किया तो वो आपके डीमैट अकाउंट से जाके डेबिट हो जाएगा। लाइक बैंक अकाउंट, पैसा रखा और निकाला। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को रखता है जो आपने परचेज किए, और जब बेचे तो वो वहां से निकल जाता है। और थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट आप सेल परचेज करते हैं।
आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बैंक के जरिए, कई बैंकर हैं जो आपको ये डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं। कई ब्रोकर हैं पैन इंडिया बेसिस पे जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों देते हैं। इसके साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आपको गाइडेंस, सजेशन और अपनी एड ऑन इंसिडेंटल सर्विसेज भी देते हैं। तो आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि मुझे अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा? हाँ जी, खोलना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों खोलने पड़ेंगे। और उसे खोलने के लिए आपको अपनी पर्सनल पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें जो आपको देनी पड़ेंगी, तब आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। उसी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट सेल परचेज कर सकते हैं और ये ई फॉर्म में रहेगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा, ई फॉर्म में रहेगा आपके डीमेट अकाउंट में। सो यानी खुलवाना आपके लिए जरूरी है। रवि सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है? अब समझते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक राशि डिवाइड कर देते हैं निवेश करने के लिए और आप इसको कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एक बास्केट होती है जिसमें कि आपको दो तरीके से बेनिफिट मिलते हैं। एक कि आप एक शेयर की बास्केट होती है, लेकिन आप अगर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आप उसका टैक्स बेनिफिट भी यहां पर उठा सकते हैं अपनी इनकम पे। तो ये मेजर डिफरेंस है कि आप एसआईपी करते हैं तो एक बकेट होती है जिसमें कि आप हर महीने आप निवेश को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक यूनिट होती है जिसमें कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगी उसी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही उसमें आप टैक्स बेनिफिट का फायदा यहां पर उठा सकते हैं। हालांकि चाहे एसआईपी कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म निवेश करने में ही दोनों में फायदा होता है। यानी कि मिनिमम अगर 5 साल से 10 साल का निवेश किया जाता है तो आपको एनुअल लगभग 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। मार्केट की कैसी भी कंडीशन हो या फिर गिरावट हो या फिर बढ़त हो, उन सभी का फायदा यहां पर म्यूचुअल फंड या एसआईपी में लिया जा सकता है। जैन साहब, हाल ही में सरकार ने इन्वेस्टर को अवेयर, एजुकेट और प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जिसे हम IEPFA के नाम से जानते हैं। इसकी इस बदलते हुए कोविड-19 के दौर में क्या अहमियत है? एक IEPF जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, एक ये रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम क्या है, ये क्या करती है? ये इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशन स्प्रेड करती है, नॉलेज देती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इस बॉडी का काम ही यह है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशन मास लोगों को बताए, इन्वेस्टमेंट के फायदे बताए एंड फिर उसे प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर का पैसा उसे प्रोटेक्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ और आपके अकाउंट पे नहीं आया और आपको मालूम भी नहीं है, सो वो पैसा पड़ा हुआ है। ये इंश्योर करता है, ये रेगुलेटरी बॉडी इंश्योर करता है विद इन डिफाइंड टाइम पीरियड जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था कंपनी ने, वो इन्वेस्टर को मिला या नहीं मिला। कई बार आपके शेयर्स डीलिस्ट हो जाते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो ये रेगुलेटरी बॉडी आपको इंश्योर करती है कि कंपनियां आपको प्रायर इंफॉर्मेशन दें डीलिस्टिंग होने से पहले, जिससे आपका फंड प्रोटेक्टेड रहे। सो इस बॉडी का काम यह है आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, आपको वो गाइडेंस भी देते हैं, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं कि आप जब ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं या डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, जिस ब्रोकर के साथ हैं या जिस बैंक के साथ हैं, नॉर्म्स क्या हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ब्रोकर या इंटरमीडियरी आपको ब्लफ कर जाए। सो ये सारी चीजें, इस रेगुलेटरी बॉडी का काम ही ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशन देना और आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना। रवि सिंह साहब, शेयर बाजार में
स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या है? कैसे जब हम करते हैं तो इसमें क्या करें और क्या ना करें? जब आप निवेश की रणनीति या फिर स्टॉक मार्केट को समझने लगें, उसके बाद आपको यह समझना जरूरी है कि आपको निवेश कहां पर करना चाहिए। आजकल का जो दौर है, जो समय है, उसमें रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रणनीति बनाने से ही आप आगे आने वाले समय में अच्छे पैसे बना सकते हैं। और इसी के जरिए, जैसे कि अब आगे आने वाले समय में डिजिटल इंडिया की यहाँ पर बात चल रही है, या फिर आईटी कंपनीज जिस तरीके से ग्रो कर रही हैं, बैंकिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो आप इस तरीके के सेक्टर को चूज करके आप उनके शेयर में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, और एसबीआई ने समय समय पर अच्छे रिटर्न्स लोगों को यहां पर दिए हैं। तो आप एसबीआई के शेयर को आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से खरीद के रख सकते हैं, और आप उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप उसको 1 साल में बेचना है, 10 साल में बेचना है, 15 साल में बेचना है। आपको जब जरूरत है तब आप उस शेयर से निकल सकते हैं, और आप लंबे समय के लिए अगर आप रखते हैं तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी यहां पर मिलता है। तो इस तरीके से आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में आप निवेश की अपनी रणनीति बना सकते हैं। रवि सिंह जी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि शेयर बाजार में रिस्क क्या होता है? और शेयर मार्केट में निवेश करने अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज को ज्यादा जरूरी है समझना कि उसमें जोखिम भी होता है। और जोखिम इस बात का होता है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आगे ग्रो नहीं कर पाती, या फिर उनके बिजनेस प्लान इतने अच्छे नहीं हैं, तो उन शेयरों में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, और आप कहीं ना कहीं से ये समझकर उन स्टॉक्स में फंस जाते हैं, या उनकी खरीदारी करके फंस जाते हैं कि ये आगे आने वाले समय में अच्छा ग्रो करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अपना निवेश अच्छी कंपनियों में करें, और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो कंपनियां, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनीज हों, या फिर अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो कम से कम वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी लिक्विड हो। और लिक्विड होने का मतलब है कि आप जब उस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हो तो आप उसको आसानी से खरीद सकें, और जब आप उस कंपनी के शेयर को बेचना चाहें तो आप आसानी से बेच सके। तो उस कंपनी में यानी लिक्विडिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो आप उन्हीं कंपनियों को यहां पर चूज करके निवेश करें। किसी छोटी मोटी कंपनी में निवेश करने से हमेशा बचना चाहिए। रवि सिंह साहब, आज के इस दौर में शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या कहना चाहेंगे? शेयर मार्केट जिस तरीके से आप अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, और आप ऐसा होता भी है कि आपको दूसरे एसेट क्लास से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी मिलते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि समय समय पर जब भी आपको अच्छा मुनाफा, या फिर जो इकोनॉमी है या जिस तरीके से इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न अगर मिल रहे हैं, तो उन स्टॉक्स में एक बार मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए, और समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को बदलते रहना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी में निवेश किया और आपका टारगेट फिक्स है कि आपको इसमें 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप उस शेयर से निकलकर दूसरे सेगमेंट में यानी दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं, और वहां पर निवेश की फिर से रणनीति बना सकते हैं। तो अगर समय समय पर आप इस तरीके के बदलाव करते हैं तो आप शेयर मार्केट से अच्छे पैसे बना सकते हैं, और जो यहां पर चाहे वो सोने में निवेश हो, रियल एस्टेट में निवेश हो, या फिर अदर जो एफडी में निवेश है, उनसे कहीं ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि सावधानी आपको बरतनी है। बिना सावधानी के अगर आप निवेश करेंगे तो आपके निवेश पे आपको नुकसान भी हो सकता है। जैन साहब, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लोगों से व्यवहारिक चीज़ों से दो चार होते हैं, आपको एक लंबा अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर के लिए कि वो स्टॉक मार्केट में कैसे आगे बढ़े? एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरा यही होगा कि जब आप इन्वेस्टर्स हैं और आपके पास सेविंग है, सेविंग ऑफ मनी,
उसे आइडियल नहीं रखना चाहिए। आइडियल रखने का मतलब है अगर आपने उससे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो उसकी वर्थ एंड वैल्यू ईयर ऑन ईयर गिरती है डिपेंडिंग ऑन योर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। मैंने आपको समझाया था। यानी आपको इस आइडियल मनी को, जो भी आपकी सेविंग है, जितनी भी सेविंग है, उसे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप स्मॉल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आप थोड़े से मीडियम साइज इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, लार्ज इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तीनों के लिए मंत्र एक ही है कि आइडियल मनी नहीं रहना चाहिए। अगर आइडियल मनी आपने रखा तो महंगाई दर आपके इस सेविंग को खत्म करती है। आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट, शेयर इन्वेस्टमेंट। आप देखिए आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये तो एक बहुत बड़ा मंत्र है कि सारे एक कहावत है ना, सारे अंडे एक डाली में नहीं रखने चाहिए। बजाय आप अपने इन्वेस्टमेंट को बांटिए और बांटने के साथ आप उसे बेस्ट रिटर्न पे लेके आइए। हो सकता है एफडी में आपको रेट ज्यादा नहीं मिल रहा, गोल्ड में थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, शेयर में ज्यादा मिल रहा है। बैलेंस कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, वो आपको फायदा देगा। आज हमने सारी बात शेयर से रिलेटेड की, शेयर में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड की। तो मेरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही होगा, आप अपने सेविंग को आइडियल मत रखिए। दूसरा, मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मिक्स्ड क्राइटेरिया फॉलो कीजिए, बैलेंस वन, और ये आपको फायदा देगा। सो जो आपकी सेविंग हो रही है, अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो महंगाई दर है उसको वो कॉम्पेंसेट करेगा, और बैलेंसिंग जितनी भी रिटर्न हायर होगी महंगाई दर से, उससे आपका इन्वेस्टमेंट आगे की ओर बढ़ेगा, वर्थ आगे बढ़ेगी, वैल्यूज आगे बढ़ेगी। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से ये सारी बातें बताने की। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।